एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। ये जामिया मिल्लत इस्लामिया के हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। आप पहले दो पार्ट्स को जाकर देख सकते हैं। हम लोग कुल मिला के 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो 500 क्वेश्चन जब पूरा कर लूंगा तो अपलोड कर दूंगा ऐप में। अभी वहाँ 1000 अलग से क्वेश्चन है और 5 प्रीमियम मॉक टेस्ट हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया के, हमारे ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैंने खुद से उसको प्रिपेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया था, दो पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पावर एलिट का कॉन्सेप्ट कुल मिला के यही कहता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं और वही पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सोसाइटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो सी डब्ल्यू राइट मिल्स जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट देता है। सी डब्ल्यू मिल्स जो है, ध्यान में रखिएगा, ये आंसर होगा। इसका इनफैक्ट एक बुक भी था पावर ग्लिट करके, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बेस्ट रिफ्लेक्टिव थ्रू विच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। फेडरलिज्म के कई सारे प्रकार होते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि आपको एक सेंटर में भी गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और नीचे आपके स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। और फेडरलिज्म को कई तरह से हम लोग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कौन सपोर्ट करता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे जो स्टेट्स हैं आपस में मिलजुल कर काम करें। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है कि लिटरेसी रेट में कौन कितना आगे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन कितना आगे है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना भी एट द सेम टाइम उतना ही जरूरी है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो स्टैब्लिश करने का काम करता है वह है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना जो है आर्टिकल 263 के तहत लिखा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब कर सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1990 में हमारे प्रेसिडेंट को फील हुआ कि नहीं अब तो इंटर स्टेट काउंसिल आना चाहिए, तो उस टाइम में इंटर स्टेट काउंसिल आया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 में कौन से थिंकर ने आर्ग्यू किया था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन्स। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, जिन जैक रूसो का है, आप सबको पता होगा। रूसो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है, लेकिन सभी जगह चेनों से फिर घिर जाता है, बेड़ियों से जकड़ जाता है। आप पैदा होते हैं तो फ्री पैदा होते हैं, ना आपको आपकी जाति पता है, ना धर्म पता है, ना आपको सोशल स्टेटस पता है। आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं होता है, एक बच्चे को क्या ही पता होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके जाति की बेड़ियों में बांध दिया जाता है, धर्म की बेड़ियों में बांध दिया जाता है, बहुत सारी बेड़ियां जो है कल्चर की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज बॉर्न फ्री, हम पैदा तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन बाद में बहुत सारे चेन्स, धर्म, जाति और समाज के चेन से हम बन जाते हैं। जिन जैक रूसो का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन देता है। डेवलपमेंटल स्टेट के कॉन्सेप्ट को जो है कौन क्वाइन करता है ईस्ट एशियन इकोनॉमिक गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने के लिए। मतलब जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेवलपमेंटल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और इसको चाल्मर्स जॉनसन देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चाल्मर्स जॉनसन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी मैंने गलती से हंटिंगटन में टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर बी जो आपके चाल्मर्स जॉनसन हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को देते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गांधीयन मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब गांधी के डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल में क्या नहीं होगा, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गांधी जी हमेशा कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे। वह कभी भी अंडर जो है अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं करते थे, इसीलिए वही आंसर होगा। गांधी का जो मॉडल है डिसेंट्रलाइजेशन में, उसमें अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आता, ग्राम स्वराज, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सेल्फ रिलायंट विलेजेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। इन इंटरनेशनल रिलेशन द आइडिया दैट इंटरनेशनल लॉ इमर्जेस फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ द स्टेट इज नोन एज। इंटरनेशनल रिलेशन में कौन सी ऐसी थ्योरी जो है कहती है कि आपका जो इंटरनेशनल लॉ है
अच्छा, ये आइडिया, इस आइडिया को क्या कहा जाता है? थ्योरी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये आइडिया क्या कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे विश्वास हैं, उससे इमर्ज होते हैं, जो स्टेट के विश्वास होते हैं, इसको कस्टमरी लॉ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और जो वैल्यू पे, नॉर्म पे, आइडिया पे, बिलीफ सिस्टम पे जो काम करता है थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे थ्योरी के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे इंटरनेशनल लॉज जो कि प्रैक्टिस और बिलीफ्स जो स्टेट्स के हैं उससे इमर्ज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो कस्टमरी लॉ, उसको कस्टमरी लॉ कहा जाता है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको किसने आर्ग्यू किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी लीड्स टू डेस्पोटिज्म एंड लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी लीड्स टू ओलिगार्की? देखिए, जब तक इक्वालिटी होगा, अगर इक्वालिटी होगा, लिबर्टी नहीं है, समानता है लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, तो इससे क्या होगा? डिस्पोटिज्म होगा, मतलब एक तानाशाही हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर लिबर्टी है और इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो ओलिगार्की हो जाएगी, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब के गरीब हो जाएंगे। तो मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर लिबर्टी हो और इक्वालिटी ना हो। और अगर इक्वालिटी हो, लिबर्टी ना मिले, तो फिर आप तानाशाही के अंदर में रहेंगे। ये स्टेटमेंट को किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट हारूल लास्की ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन वॉज क्वाइंड बाय, तो सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, ये सब का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जोसेफ नाई ने दिया है। जोसेफ नाई पावर के बारे में एक और स्टेटमेंट कहते हैं कि जैसे हर एक व्यक्ति मौसम के बारे में बात करता है, वेदर के बारे में बात करता है, लेकिन बहुत कम ही लोग वेदर को समझ पाते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर होता है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट पावर बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड दैट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मेरे को याद आया, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पॉयल सिस्टम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू, जो स्पॉयल सिस्टम है इसको जैक्सोनियन मॉडल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एंड्रू जैक्सन आपके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्पॉइल सिस्टम का शुरुआत किया था अमेरिका में, और इसी के खिलाफ जो है बहुत बड़ा मूवमेंट ये सब चला, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था ओरिजिन में, और वुड्रो विल्सन ने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्टिकल लिखा, और तमाम चीजें 1887 में शुरू हुई। तो स्पॉइल सिस्टम का मतलब होता है सिंपल सा, अगर मतलब हम लाइक करें, कि अपॉइंट करना अपने खास लोगों को। रूलिंग पार्टी जो है, जो प्रेसिडेंट है, अपने जान पहचान को अपॉइंट कर लेते थे गवर्नमेंट में, तो उसी को स्पॉइल सिस्टम या जैक्सोनियन मॉडल कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। In his theory of justice, John Rawls uses the term original position to refer to। तो ओरिजिनल पोजीशन का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल पोजीशन एक आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां लोग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को चूज करेंगे विल ऑफ इग्नोरेंस में। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि इंसान समझ नहीं पाता। सबसे पहला तो है विल ऑफ इग्नोरेंस, इसको समझिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आपके आंख पे पट्टी बांध दी गई। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आपको अपनी जाति के बारे में, धर्म के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपके बारे में आपका इनफैक्ट नाम भी आपको नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि हम पागल हो गए हैं, इसका ये मतलब है कि आपका रेशनैलिटी काम करता है, आपकी बुद्धि काम करती है, लेकिन बाकी तमाम चीज आप आपके बारे में नहीं जानते। इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। और जब इंसान इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पोजीशन में होता है, तो इसी सिचुएशन में जब इंसान होता है, तो इसी को हम लोग ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस आप एक तरह से एट्रीब्यूट समझ लीजिए, और जब आप इस एट्रीब्यूट के साथ होंगे, तो उसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जब आप होंगे, तो इसी को ओरिजिनल पोजीशन कहा जाता है। और इसी टाइम में आप जो है जस्टिस के प्रिंसिपल को चूज कर सकते हैं। वरना मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, क्या जो गरीब भीख मांग रहे होते हैं सड़कों पर, क्या उनको पैसे दे देने चाहिए, 2-4 रुपए, 5 रुपए? तो आप कहेंगे अरे ये लोग का तो हाथ पैर अच्छा है, इन लोगों को क्यों हम भीख दें? लेकिन बात वही है ना, आप इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि आप गरीब नहीं, आप भिखमंगे नहीं। आप अगर भिखमंगे के जूते में होंगे तो आप क्या कहेंगे? कि नहीं भाई, जो भीख मांग रहा है उसको तो कम से कम कुछ पैसे दे ही देने चाहिए, ताकि वो उस दिन खा पी ले कुछ। नौकरी वो क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तुम अभी एमए करने जा रहे हो, तुम्हें कौन नौकरी दे रहा है? जब तुम्हें नौकरी नहीं लग रही, पूरे देश में किसी को नौकरी नहीं लग रही, तो वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो आप इसलिए ऐसा कह पा रहे हैं कि उसको कुछ 1 रुपए भी मत दो, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं।
आपको पता है कि नहीं मेरी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस में अगर मैं अंबानी के बेटे से भी जाके पूछूं कि तुम्हें अपने बारे में नहीं पता कि तुम अंबानी के बेटे हो, और तब मैं जाके पूछूं कि कोई व्यक्ति भीख मांग रहा हो तो उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए, तो वो तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में है। तो वो सोचेगा कि अरे गलती से अगर पट्टी हटी और मुझे ही पता चला कि मैं ही भीख मांगा, तो फिर मेरा क्या? तो वो भी कहेगा कि नहीं नहीं मदद कर देना चाहिए। बात समझ में आया? ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट। इसको मैंने सीवीटी पीजी के पेड बैच में 1 घंटे तक समझाया था। बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने बता दिया बस। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है। ओके, जो स्टेट है उसको क्लाइंट कहता है कि स्टेट जो है वो एक कॉरपोरेट की तरह काम करे। स्टेट जो है वो बस लिबर्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो सबसे पहली बार ये आइडिया नाइट वॉचमैन का तो जॉन लॉक ने दिया था। लेकिन रोबोट नॉजिक को री इनकारनेशन कहा जाता है कि पुनर्जन्म है रोबोट नॉजिक जॉन लॉक के तौर पे। अब ऐसा सच में नहीं था, बट जो रोबोट नॉजिक अपनी थ्योरी देता है न्यू लिबरलिज्म की, वो हूबहू लॉक की थ्योरी से मैच करती है। तो इसीलिए नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रोबोट लॉजिक से जुड़ा हुआ हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब मॉरल इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट कौन देता है आपका लिबरल पॉलिटिकल थॉट में, ये आपको बताना है इसमें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मॉरल इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, और तब हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मॉरल इंडिविजुअलिज्म, सिंपल सा बात यही आप मान के चलिए कि आप जब भी कोई डिसीजन लें तो आप मोरालिटी को रखें। आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी इमोरल होकर किसी भी चीज पर डिसीजन लें, आपको मोरालिटी रखना पड़ेगा। तो इसी को मॉरल इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप अमीर हैं तो गरीबों के प्रति कोई दया का भाव ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जॉन रॉल्स ही देते हैं और कहते हैं कि जब थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम लोग डिराइव करेंगे ओरिजिनल पोजीशन में, तब मॉरल इंडिविजुअलिज्म होना बहुत जरूरी है, वरना हम अच्छे प्रिंसिपल्स डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो जॉन रॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर। अब इमेजिन कम्युनिटी जो बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक है, ये किस चीज के बारे में बात करती है? तो बच्चा बच्चा जानता है, जो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है इनफैक्ट, नेशनलिज्म के बारे में बात करती है। ध्यान में रखिएगा, नेशनलिज्म जो है उसी का कॉन्सेप्ट है। और इनफैक्ट आप जेएनयू में, डीयू में, जामिया में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा इमेजिन कम्युनिटी ही पढ़ना पड़ेगा। द टर्म चेक्स एंड बैलेंसेस इज कोर कंपोनेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? चेक एंड बैलेंसेस किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा ही होगा? तो आंसर होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी चेक ऑफ बैलेंसेस होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ओवरलैप करते हैं। जो एमपीज हैं वही तो बाद में मंत्री चल के बने। अब देखिए, मोदी जी लोकसभा के सदस्य भी हैं, मतलब लेजिस्लेचर से भी बिलोंग करते हैं, और पीएम भी हैं तो मतलब एग्जीक्यूटिव भी है। प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, आपको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंसेस जो है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोर कंपोनेंट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। क्वेश्चन 65 में लिखा हुआ है विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एट नेशनल लेवल? तो नेशनल लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब इसी से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है प्रमोट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना आगे स्टेट है, कौन कितना पीछे स्टेट है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आप ध्यान में रखिएगा, ये नीति आयोग इसको निकालता है हर एक साल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस इन रॉल्स थ्योरी इंश्योर? वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है रॉल्स की थ्योरी में क्या इंश्योर करता है, ये चीज इसमें पूछा जा रहा है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, मैंने आपको बताया कि आप कभी भी जो है पार्शियल होकर डिसीजन नहीं देंगे। आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो है इम्पार्शियल होकर, न्यूट्रल होकर आप डिसीजन देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन है। आप किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जब पट्टी खुलेगी आपको मालूम चला जिस धर्म की आप बुराई कर रहे थे आप तो उसी धर्म से हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होता है जस्टिस के चीजों में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक रेज्ड बाय फेमिनिस्ट अगेंस्ट द क्लासिकल लिबरलिज्म। जो नारीवादी चिंतक हैं वह क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं, ये चीज पूछा जा रहा है। तो आपका जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये आपका पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड को जो है इग्नोर कर देता है, और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ध्यान में रखिएगा। अब क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि प्राइवेट चीजों में जो है स्टेट इन्वॉल्व ना करे, प्राइवेट डोमेन में स्टेट लॉ नहीं बनाए। इसीलिए कैरोल हिंच ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया, जो फेमिनिस्ट थिंकर है, कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। आप कह रहे हैं कि चार दीवारी के बीच में जो भी हो रहा है, जो भी प्राइवेट चीज है, लेजास्फेरी का प्रिंसिपल, तो लेजास्फेरी का प्रिंसिपल कहता है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में। इंडिविजुअल चार दीवारी में जो भी कर रहा है ये स्टेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए, इस पे कानून नहीं बनना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि विमेन का सब्जुगेशन भी तो चार दीवारी के बीच में ही तो होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई सड़क पे लाके अपनी पत्नी को पीट रहा है या कुछ कर रहा है, वो तो चार दीवारी के अंदर ही ये सब चीजें हो रही हैं। जो भी वायलेंस हो रहा है, जो भी सब्जुगेशन ऑपरेशन हो रहा है, चार दीवारी के अंदर। तो अगर आप पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड क्रिएट कर देंगे कि सिर्फ राज्य पब्लिक चीजों पर कानून बनाए, प्राइवेट चीजों को इग्नोर करें, तो विमेन का उत्थान कैसे हो पाएगा, वो कैसे इमेंसिपेट हो पाएंगी, ये कुल मिला के बात इसमें कहा गया है। ओके, तो इसीलिए इस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मी डिलीट दिस। या अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किस थिंकर ने ऐसा कहा था ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड द स्टेट इज नॉट अबोलिश्ड, इट विदर्स अवे। स्टेट जो है वो अबोलिश नहीं होगा, ये धीरे धीरे खुद समाप्त हो जाएगा, मतलब एक बार में खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे खुद विदर कर जाएगा। बात समझ में आया? जैसे रॉक का आपका विदरिंग होता है और वो धीरे धीरे जो है मिट्टी बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है कम्युनिज्म के परपेक्ष में दिया गया था, कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, और फेडरिक एंजल से स्टेटमेंट देते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। विच ऑफ द विच अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी सीक्स टू एनालाइज द लैंग्वेज डिस्कोर्स मीनिंग मेकिंग इन पॉलिटिक्स। तो मीनिंग मेकिंग इन पॉलिटिक्स, लाइक हर एक चीजों का एक अपना मीनिंग होता है, एक सटल मीनिंग होता है, राइट? तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है या पोस्ट मॉडर्निज्म भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। तो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है। जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके दो मीनिंग होते हैं, एक आपका सटल मीनिंग होता है, एक आपका एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है, एक इम्प्लिसिट मीनिंग होता है, जिसको हम लोग एजोटेरिक और एक्सोटेरिक मीनिंग कहते हैं। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है मीनिंग मेकिंग इन पॉलिटिक्स का काम करता है। ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो बहुत आसान सा स्टेटमेंट है कि लोगों को हमें उनकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं बल्कि उनके नीड के हिसाब से देना चाहिए। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब लोगों को जो भी हम लोग रिसोर्सेज दें वो उनकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से दें। तो ये कार्ल मार्क्स का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, और इसी कारण से मार्क्सिज्म सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बारे में कभी बाद में चर्चा कर ली जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा थिंकर जो है ये डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक स्फेयर के कॉन्सेप्ट से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस से, वही डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देता है। तो पब्लिक स्फेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जार्गन हैबरमास के बारे में पढ़ा रखा था। जार्गन हैबरमास वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पब्लिक स्फेयर में ही आपका डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी होगा, जहां डिसीजंस जो है डिस्कशन के बाद, डिस्कोर्स के बाद, पब्लिक रीजनिंग के बाद लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इन्वायरमेंट, जो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो कुजनेट कर्व है ये किसके बारे में बात करता है, ये हमें समझना है। तो ये कर्व का कुल मिला के मानना है कि जब पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तब आपका जो इनकम लेवल है वो डिक्रीज करेगा, और ये चीज हम नहीं समझ पाते। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा इनकम लेवल हमारा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा तो कुडनेस कब जो है इसी के बारे में बात करता है। कुडनेस कब कहता है कि पॉल्यूशन इंक्रीज होने से आपके इनकम लेवल्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं देश में आ जाएंगी। आप इस चीज को समझिए, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी चीजें।
ओके, तो ये आपको समझना है। तो पॉल्यूशन जब इंक्रीज होगा तो आपका इनकम लेवल डिक्रीज होगा। तो ये जो मिथ है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो है उसको इन्वायरमेंट को तबाह करने से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली गुडनेस कब इसी के बारे में बात करता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि वोटिंग एज को 21 से 18 कर देता है? तो इसके बारे में हमने लेक्चर 2 में भी डिस्कस कर रखा था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। 73rd जो है वो जुड़ा हुआ है आपका जो है पंचायती राज से। और 44th जो है ये जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इससे फंडामेंटल राइट से हटा के इसको बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो हेजेमनी शब्द है जिसके बारे में ग्रामसी बात करते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? तो हेजेमनी का क्या मतलब होता है? हेजेमनी, कार्ल मार्क्स पहले क्या कहते थे कि जिसके पास रुपया पैसा होगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके उलट ग्रामसी कहते हैं कि पैसे वाला तो दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी को कंट्रोल करता है, मतलब जो कल्चर को कंट्रोल करता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस से भी आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अमेरिका कंट्रोल कर रहा है या फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। तो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो है और कंसेंट ऑफ गवर्नड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है राइट हेजेमनी के लिए। आइडियोलॉजिकल लीडरशिप इसके बारे में बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, विच फिलोसफर डिस्क्राइब द स्टेट एज अ नेसेसरी इवल? स्टेट जो है एक बुराई है लेकिन आवश्यक बुराई है। क्लासिकल लिबरलिज्म का आपका कॉन्सेप्ट आपको सबको पता ही होगा। और जितने भी यहाँ पे चिंतक लिखे हुए हैं सबके सब क्लासिकल लिबरलिज्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है आपका थॉमस पेन से, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। ये लेक्चर नंबर 3 इसी के साथ मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले क्लास में लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं मिलूंगा। प्लीज़ आप लेक्चर्स को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें कितना आपने करेक्ट किया, ये भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे एल्गोरिदम हमारे वीडियोस को प्रमोट करेगा। क्योंकि मैं यूएस में भी पढ़ाता हूँ, इंडिया में भी, और पीएचडी भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी एक दो कंपनीज मैनेज करता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी मैं पढ़ा नहीं पाता। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, आपको पता है मैं अच्छा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी थ्रू 3-4 years, तो आप हमारे लेक्चर्स को जो है परचेस कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को आप परचेस कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं टोटल 20 लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। मैं इस लायक कम से कम आप मुझे बनाएं कि मैं अपलोड कर सकूं, थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मुझे रत्ती भर मोटिवेशन नहीं मिलता। तो प्लीज़ इसको लाइक करके आप हमारा उत्साह को ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। और हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया का अगर वो प्रीमियम मॉक्स खरीदना चाहते हैं, आपको पता है कि टॉपर्स हमेशा तीनों साल का रिजल्ट देखिए, टॉप 10 में हमारे यहाँ से 3-4 स्टूडेंट रहते हैं। तो उनकी टेस्टिमनी भी देख सकते हैं हमारे ऐप पे, पढ़ो तो ऐसे को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आप उन प्रीमियम मॉक्स को खरीद सकते हैं, उससे बहुत हेल्प होगा आपको।